एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे जो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे बहुत समझदार और चतुर थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा थोड़ा भोला और कम अक्ल वाला था। हालांकि उसमें एक खासियत थी, जितना वह दिमाग से सीधा था उतना ही वह शरीर से मजबूत और बलवान था। एक दिन किसान ने सोचा, मेरे तीनों बड़े बेटे तो अपने हुनर से कहीं न कहीं अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन यह मेरा छोटा बेटा तो नादान है। इसका भविष्य मुझे चिंता में डाल देता है। काफी सोच विचार के बाद किसान ने तय किया, क्यों न इसे पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर ताकतवर है, यही इसका रास्ता बन सकता है। फिर किसान ने अपने छोटे बेटे को अखाड़े में भेजना शुरू किया। उसे पौष्टिक भोजन और बढ़िया खुराक दी जाने लगी। धीरे धीरे वह युवक एक ताकतवर और प्रसिद्ध पहलवान बन गया। समय यूं ही बीतता गया। कुछ वर्षों बाद किसान ने अपने तीनों बड़े बेटों के विवाह कर दिए। जब घर में तीनों बहुएं आईं तो उन्होंने देखा कि छोटा देवर तो दिन भर आराम करता है, खाता है और अखाड़े में खेलता है, जबकि उनके पति खेतों और कामों में मेहनत करते हैं। वे मन ही मन सोचने लगीं, ये देवर तो बिना काम किए मजे में जी रहा है, हमें भी अलग रहना चाहिए। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ी और तीनों बहुओं ने अलग होने का विवाद खड़ा कर दिया। किसान ने सोचा, अब तो छोटे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए ताकि सबका जीवन व्यवस्थित हो जाए। इस तरह उसने छोटे बेटे का विवाह भी कर दिया। संयोग से पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर और बुद्धिमान स्त्री निकली। उसका सौंदर्य पूरे इलाके में चर्चित था। फिर कुछ समय बाद किसान ने अपने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में शांति बनी रहे। अब बड़े तीनों बेटे अपनी समझदारी से अच्छी कमाई करने लगे, लेकिन छोटा बेटा जो बस खाना और कुश्ती करना जानता था, जल्दी ही आर्थिक परेशानी में पड़ गया। जब घर के खर्च पूरे न हो पाए तो उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी। वह बोली, तुम दिन भर बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, और फिर भी तुम्हें खाने में हर चीज बढ़िया चाहिए। ऐसे घर कैसे चलेगा। अब दोनों के बीच रोज कहासुनी होने लगी, लेकिन पत्नी बहुत समझदार थी। एक दिन उसने सोचा और बोली, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें किसी काम की जरूरत है। पहलवान हैरान होकर बोला, मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं, मैं बस खा सकता हूँ और कुश्ती लड़ सकता हूँ। राजा मुझे नौकरी कैसे देंगे, और अगर मिल भी गई तो मैं करूंगा क्या। पत्नी मुस्कुराई और बोली, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करो। तुम महाराज के दरबार में जाओ और कहना कि तुम्हें लखटकिया की नौकरी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, यह मत बताना कि तुम्हें कोई काम नहीं आता। पत्नी की बात सुनकर पहलवान थोड़ी झिझक के साथ तैयार हुआ। उसने पत्नी को प्रणाम किया और उदास मन से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि एक लंबा चौड़ा तगड़ा और बलवान युवक उसके सामने खड़ा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कहो वीर, किस काम से आए हो। पहलवान बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में नौकरी चाहता हूँ। राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, पर बताओ तो सही, तुम कौन सा काम कर सकते हो। पहलवान ने गर्व से कहा, महाराज, मैं वही काम कर सकता हूँ जो आपके पूरे राज्य में कोई और नहीं कर पाए। बस इसके बदले में मैं 1 लाख रुपए का वेतन चाहता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, तो तुम हमारे राज्य के लखटकिया बनना चाहते हो। पहलवान बोला, जी हाँ महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, देखो, क्या हमारे राज्य में पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है। मंत्री ने पुराने दस्तावेजों को देखा और बोला, महाराज, आपके दादाजी ने भी एक बार एक लखटकिया को अपने दरबार में रखा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यह परंपरा आगे बढ़ानी ही चाहिए। आज से यह वीर भी हमारे दरबार का लखटकिया होगा। राजा ने पहलवान को नौकरी पर रख लिया और कहा, जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुलवाएंगे, तब तक तुम हमारे अतिथि गृह में ठहर सकते हो। अब पहलवान राजमहल के मेहमान की तरह आरामदायक जीवन जीने लगा। उसे हर महीने 1 लाख का वेतन मिलता था। वह सुबह अखाड़े में कुश्ती करता, दिन में घूमता और रात को चैन की नींद सो जाता। कुछ महीनों बाद एक दिन राजा ने कहा, लखटकिया, तुम बहुत दिनों से अपने घर नहीं गए, थोड़ा अपने घर होकर आओ, और हाँ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। राजा की बात सुनकर पहलवान ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। फिर वह राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव पहुंच गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि स्वयं राजा और मंत्री उसके घर आए हैं तो उसने बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से उनका स्वागत किया। वह रसोई में गई और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर सबके सामने परोसे। भोजन के दौरान राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर पड़ी। वह स्त्री इतनी अद्भुत रूपवती और सौम्य थी कि राजा की रानी भी उसके सामने फीकी लग रही थी। राजा कुछ देर तक उसे देखता रह गया और मन ही मन आश्चर्य से भर गया। भोजन समाप्त होने के बाद राजा और मंत्री वापस लौट आए। रास्ते में राजा ने कहा, मंत्री जी, क्या आपने देखा उस पहलवान की पत्नी को। उसकी सुंदरता तो हमारे महल की रानी से भी बढ़कर है। मंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी महाराज,
यह तो भाग्य की बात है। किसी के नसीब में सोना होता है तो किसी के हिस्से में मिट्टी भी नहीं आती। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, मंत्री जी, मैं उस स्त्री को पाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कोई तरकीब बताइए। हमें क्या करना चाहिए? मंत्री कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कोई ना कोई उपाय सोचकर आपको बताऊंगा। राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। तभी महाराज की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ गईं। जब राजमाता बीमार पड़ी तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए। तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी, पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिल गया। तब मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला, वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। वह बोला, बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा? मंत्री बोला, वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी वस्तु की मांग कीजिए जो कहीं भी उपलब्ध न हो। 500 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री राजा को लेकर उस वैद्य के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्जें देखी और नब्जें देखकर राजा से कहा, महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। यह सुनकर राजा घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य ने कहा, राजन, आपकी माता को केवल एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताइए वह क्या है? फिर वैद्य बोला, महाराज, वह वस्तु बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोला, आप बताइए तो सही, मैं उस औषधि को किसी भी तरह ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया, महाराज, यदि आप 4 हूर बिलाव मंगवा दें तो आपकी माता ठीक हो सकती हैं। उन चारों का तेल निकालवा कर यदि उस तेल से राजमाता के शरीर की मालिश की जाए तो वे बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अवश्य ही उस जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा, वह कहाँ मिलता है? वैद्य कहने लगा, महाराज, वह हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करते रहिए। हम अभी दरबार जाकर किसी को हूर बिलाव लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में जाकर महाराज ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिलाव नामक जानवर ला सके? ये बात सुनकर कुछ समझदार लोग कहने लगे, महाराज, ये हूर बिलाव क्या होता है? हमने आज तक यह नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा, यह एक विशेष प्रजाति का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बिलाव की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था, न सुना था। अब राजा ने उन्हें चुपचाप देखते हुए मंत्री से कहा, मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बिलाव जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा, महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना वही इस हूर बिलाव को लाने जाए। आप उसे बुलाकर कहिए कि वह 1 महीने के अंदर हूर बिलाव को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, अगर पहलवान हूर बिलाव लेने जाएगा तो कभी लौट कर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हूर बिलाव नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। राजा ने पूछा, क्या मतलब? तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला, वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर बिलाव लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुलवा लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज कहने लगे, हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक जरूरी काम आ गया है। पहलवान बोला, आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हूर बिलाव और नाम के जानवरों की जरूरत है। उनका तेल निकलवाना है और उस तेल से राजमाता के शरीर पर मालिश करानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हूर बिलाव क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए हमने इस कार्य के लिए तुम्हें ही चुना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम 1 महीने में 4 हूर बिलाव नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा,
हमने तो कभी इस जानवर के बारे में सुना ही नहीं, ना ही कभी देखा है। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी हो, इसलिए एक बार अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। यही सोचकर वह सीधा अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन ही मन विचार किया, ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं, शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बोली, ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हूर बिलाव मिलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे मायके चले जाओ और वहीं रहना। जब तक मैं खबर ना भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिलाव मंगवा दूंगी। यह बात सुनकर पहलवान खुश हो गया और अपनी ससुराल चला गया और वहीं पर आराम से रहने लगा। उधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही भांप लिया और अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया। फिर उसके ऊपर कच्चे धागों से एक चारपाई बुनकर रख दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से बिस्तर लगा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, पहलवान के घर जाकर उसकी पत्नी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहिए। अगले दिन राजा ने पहलवान के दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह बोली, महाराज, इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए आप बाहर ही विराजिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ। पहलवान की पत्नी को अपने जाल में फंसाने की नीयत से राजा कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह तुम्हें क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि राजा की नीयत खराब है। उसने सोचा अब इसे सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत की चारपाई कुएं के ऊपर बिछा रखी थी और उस पर मखमल की चादर डाली थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने कहा, महाराज आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट गई और राजा सीधे उस कुएं में गिर पड़ा और उसे बहुत चोटें आईं। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, महाराज अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाइए। यह सुनकर महाराज सोचने लगा, यह क्या हो गया, अब तो मैं फंस गया। जब 3-4 दिन हो गए और राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री सोचने लगा, महाराज को क्या हुआ। महाराज तो पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने वहां क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मंत्री भी पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री पहलवान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि राजा के मंत्री जी खड़े हैं। वह बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री कहने लगा, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वह 4 दिन से आपके यहाँ ही रुके हुए हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली, वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ आए थे। यह सुनकर मंत्री सोचने लगा, अच्छा हुआ महाराज यहाँ नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। मंत्री बोला, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बता दूं कि देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख लूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह मंत्री के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर बैठिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो वह भी सीधे कुएं में गिर पड़ा। मंत्री को देखकर राजा कहने लगा, मंत्री जी तुम यहाँ कैसे। तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे। राजा ने जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी की खुशामद में हूँ, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, ना जाने दोनों वहां क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचता है तो वह भी पहलवान की सुंदर पत्नी को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले जाती है और उसी खाट पर बैठने को कहती है। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा, वह भी नीचे कुएं में गिर गया, जहाँ राजा और मंत्री पहले से ही पड़े हुए थे।
जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम भी यहाँ आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज आप भी यहीं हैं, मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो। अब वे सोचने लगे कि कहाँ फंस गए। वह तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अगले दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति अब तक क्यों नहीं लौटे। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौट कर क्यों नहीं आता है। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहां राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने भी पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राजा बोला, वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। दोस्तों, 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थी। कोई लंगड़ा हो गया था, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया था तो किसी की आंख चली गई थी। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन और पानी उन लोगों तक पहुंचा देती थी ताकि वे जीवित रह सकें। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। अब वे बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी तरह पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर बाहर निकलना चाहिए, बाद में हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा, हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इन लोगों को यहाँ से ऐसे ही जाने दिया तो वे अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा, महाराज मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और महल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। महाराज और उनके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए, तीसरे दिन हम आपको आपके महल तक स्वयं पहुंचा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बच्चों को आदेश दिया, आप लोग कुछ पक्षियों के पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया, कबूतर, मोर और अन्य सभी पक्षियों के ज्यादा से ज्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके तीनों जेठों के पुत्र ने 2 दिन में ही वह कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करो। इस प्रकार तारकोल का इंतजाम किया गया। फिर उसे गर्म किया गया। जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया गया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों के पुत्र की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और उनसे कहा, आप इस कढ़ाई में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल भरी कड़ाही में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वह पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में स्नान कराया गया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले से ही काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वे कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहाँ से छूटकर महल तक पहुंच जाए। इसके बाद इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो मैंने 4 हुरबिलाव जानवरों की व्यवस्था कर दी है। चारों हुरबिलाव अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने जाकर देखा कि कमरे में बहुत ही विचित्र प्रकार के 4 जीव बैठे थे। वे देखने में तो इंसानों जैसे लगते थे। उनका शरीर काला था। उन चारों प्राणियों को देखकर पहलवान बहुत प्रसन्न हुआ। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाइए
वैसे तो ये बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी साथ ले जाइए। पहलवान प्रसन्न होकर चारों को रस्सी से बांधकर उन्हें लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है और अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिए। बेचारे पहले से ही घायल और दुर्बल थे, ऊपर से पहलवान के डंडे का डर, इसीलिए वे चुपचाप राजमहल की ओर चलते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान जब राजमहल पहुंचता है तब तक शाम हो जाती है। पहलवान सोचता है अब तो रात हो गई है, महाराज भी अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे, इसीलिए इन्हें कल सुबह ही दरबार में पेश करूंगा। ऐसा सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगते हैं कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो महारानी हमें मरवाकर हमारा तेल निकलवा देगी, क्योंकि उन्हें राजमाता को शीघ्र ठीक कराना है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि हम पहचाने भी गए तो सारे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहता है, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे शयन कक्ष तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग में नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। महल में जाकर राजा जोर से आवाज लगाते हैं। रानी बाहर निकलकर राजा को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि राजा का रूप बहुत विचित्र हो गया था। उनके पूरे शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा कोई जानवर या इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। रानी जोर से चीख पड़ती है। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियाओं और कुछ सैनिक वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब मिलकर उस विचित्र जीव की बहुत पिटाई करते हैं। वे कहने लगते हैं, मारो मारो, पता नहीं कौन सा जानवर महल में घुस आया है। राजा चिल्लाकर कहते रहते हैं, मुझे मत मारो, मैं महाराज हूं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। काफी मार खाने के बाद रानी उनकी आवाज पहचान जाती है। तब रानी सभी को कमरे से बाहर निकाल देती है और राजा से पूछती है, यदि आप सच में महाराज हैं तो फिर आपने यह क्या हुलिया बना रखा है? आपके साथ यह क्या हुआ? राजा कहते हैं, पहले शांत हो जाओ और मुझे चुपचाप स्नान घर ले चलो और थोड़ा मिट्टी का तेल मंगवाओ, मुझे जल्दी से स्नान करना है। रानी अपने सेवक को कहकर मिट्टी का तेल मंगवाती है और राजा मिट्टी के तेल से स्नान कराता है। नहाने के बाद अब वह अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। अब राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है और पहलवान जागता है तो वह सबसे पहले उस कोठरी में जाता है जिसमें उसने रात को चारों हुरबिलाव को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हुरबिलाव में से एक हुरबिलाव गायब था। अब वहां केवल 3 ही हुरबिलाव बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा, बताओ एक कहाँ गया? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि अगर महाराज देखेंगे तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे ये पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम ये कह देना कि हमें सब पता है। ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होकर उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। सभी दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि यह तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। पहलवान ने राजा को वह तीनों हुरबिलाव सौंप दिए। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 मंगवाए थे, यह तो केवल 3 ही है, एक कहाँ है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा और सबको सच बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा सोचने लगता है कि शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और कहा, जल्दी जल्दी स्नान करके साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल से स्नान करके साफ हुए। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने असली रूप में वापस आए। फिर दरबार की कार्यवाही स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब यह बात हम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हम लोग पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करेंगे तो ये बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में भी फैल सकती है, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह पता चलता है कि दूसरों की स्त्री और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर भागोगे तो इसी तरह पछताना पड़ेगा और हमें अपने चारों तरफ के लोगों से सावधान और सतर्क रहना चाहिए है। हमें आशा है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।